अभी हम देखेंगे कि हमारे पास फेरोमैग्नेटिक क्या मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो अभी हम देखते आ रहे थे उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या थे, और हमने ये भी देखा कि वो जो हमारे मटेरियल थे वो थे भी हमारे पास जो है ना उसमें हमारे पास एटम्स के लेवल पे डिस्कस कर रहे थे। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हम क्या करेंगे, फुल क्रिस्टल का बिहेवियर होगा। फुल क्रिस्टल इसमें पार्टिसिपेट करा होगा। कैसे करा होगा, जैसे इसकी पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एटम्स हैव ए नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड हो रही होगी, और स्ट्रांगली सपोर्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने आपने देखा था ना पहले कि आपके पास जो डायमैग्नेटिक था और पैरामैग्नेटिक था, उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस है और उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो ऑर्बिटल मोशन है और जो उसकी स्पिन मोशन है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, ठीक है। तो और फिर हम एक एटम के और फिर हम सब एटम्स का डिस्कस करते थे कि सब एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जब मिलके उसको करेंगे तो वो आपके पास पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बनाता था। बट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसमें एटम्स भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। तो ये हम देखेंगे कि एटम्स कैसे सपोर्ट करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। अच्छा, इसकी एग्जांपल आयरन की हमने बता दी, स्टील की एग्जांपल है। फिर हम कह रहे हैं कि एक तो ये कि अगर हम इन डायपोल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट ईच अदर करते हैं और बड़े परफेक्टली क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। ये हो रहा होगा आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक। और अब हम देखते हैं कि एटम्स की जो मैंने बात की वो क्या होगा। एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन्स का कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं, जो कि पैरामैग्नेटिज्म में और डायमैग्नेटिज्म में बिल्कुल भी नहीं है। और डोमेन्स कैसे बन जाती हैं, अब जो डोमेन आती हैं उसमें हम क्या कहेंगे, एक खास रीजन होगा, मैक्रो साइज रीजन होगा, जो 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁻3 मीटर का साइज़ होगा, ठीक है। यानी एक डोमेन का ये साइज़ होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक बनाई भी हुई है जो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी। यहाँ पे ये एक डोमेन है इसके अंदर, ठीक है। तो हम इसका साइज़ बता रहे हैं कि ऐसे होगा आपके पास। और फिर हम कह रहे हैं कि इस एक डोमेन के अंदर इसको, इसी डोमेन को मैंने यहाँ पे बड़ा करके बनाया हुआ है। कितने एटम होंगे, 10⁻12 टू 10⁻16, ठीक है। मैं उतने एटम्स तो अभी शो नहीं करा सकती थी। आपको पता है 10⁻12 का मतलब है कि इतने ज़्यादा, इसके आगे मैं 12 ज़ीरो लगा दूँ तो इतने ज़्यादा एटम्स अभी एक डोमेन के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। और उनका अपना नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, और वो उन सब एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो एक दूसरे को इस तरीके से सपोर्ट ईच अदर कर रहे होंगे कि एक डोमेन का हमने अलग से, जैसे यहाँ एरो से शो किया हुआ है कि एक डायरेक्शन में, अब इस सब के एटम इस तरीके से अरेंज हैं कि इन सब की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट ईच अदर कर रही है, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बल्कि एटम्स भी। और वो उनकी डायरेक्शन क्या इस तरफ बन रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन से बन रही है। ये एक डोमेन की मैंने बात की। इसी तरह इस डोमेन की आप सोचें कि इस डोमेन में भी 10⁻6 टू 10⁻12 टू 10⁻16 एटम्स मौजूद हैं, और उन सब की मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अलाइन है कि उनकी हम एक एरो के साथ हम बता रहे हैं कि ये रीजन है। तो ये इस तरीके से फेरो मैग्नेटिज्म में आपके पास डोमेन्स बन जाएंगी, और डोमेन्स जो है वो एक उनकी प्रॉपर एक नॉर्थ और साउथ करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी जो हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और रीजन का साइज़ कितना होगा, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻3 मीटर है। ये आपकी बुक में मेंशन भी है। 10⁻12 और 10⁻16 एटम्स इस डोमेन के अंदर आ सकेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है मैं डोमेन जो है हम इसको मैग्नेटाइज करेंगे सैचुरेशन लेवल पे, वो हम देखेंगे कैसे करेंगे। अभी इस अगर एक डोमेन के अंदर तो इतने सारे एटम जो हम भी हमने बात की वो सारे एक डायरेक्शन में थे, तभी उनका एक एरो की डायरेक्शन बन रही थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक पूरा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारी डोमेन्स हैं, और हर डोमेन के अंदर, अब इसके अंदर जितने भी एटम हैं उन सब की ये डायरेक्शन है, इसके अंदर की ये है, कुछ के अंदर की ये है, डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जितनी भी डोमेन्स हैं अभी रैंडमली ओरिएंटेड हैं। क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड है। तो वो एक दूसरे को अगर हम उनको ऐड अप करेंगे तो रैंडमली ओरिएंटेड जितनी भी डोमेन्स होंगी उनका इफेक्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो। मतलब मैग्नेटाइजेशन अभी यहाँ पे क्या हो रही होगी, ज़ीरो हो रही होगी, ठीक है। तो फिर अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो डोमेन्स हैं, अब इनको मैग्नेटाइज कैसे किया जाएगा। जैसे हमने डायपोल्स का किया था ना मैग्नेटाइज, इसी तरीके से हम डोमेन्स का भी देखेंगे कि इनको हम क्या करेंगे, मैग्नेटाइज कैसे करेंगे, ठीक। तो इसको देख लेते हैं हमारे पास मैग्नेटाइजेशन कैसे हो रही होगी। मैग्नेटाइजेशन आपके पास ऐसे होगी कि जितनी भी डोमेन्स हैं उनको अलाइन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करनी है, जितनी भी डोमेन्स आप देखिए सबके एरो एक तरफ लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि सबके आपके पास डोमेन्स जो हैं उनकी डायरेक्शन एक है, और एक डोमेन के अंदर आपको पता है 10⁻12 टू 16 एटम्स मौजूद हैं। उनकी मैग्नेटिक फील्ड ने ऐसे अलाइन हुआ था कि उनका एरो ये था, ठीक है। और वैसे तो रैंडमली ओरिएंटेड थे, लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी ये है, तो इसी हिसाब से इन
सारी डोमेन्स की डायरेक्शन ऐसे बन गई। अब ये सारे मिल के मज़ीद क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, मज़ीद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसे बनेगी जब ये एक तरफ अलाइन होंगे, ठीक है। अच्छा, आपके पास इनकी अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली भी इसकी टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और एक हमारे पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो पहले हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स को देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसकी एग्जांपल सॉफ्ट आयरन है। उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि जो आपने ये अलाइन भी करनी है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली देनी है, इसके अंदर आपको पता है एटम्स मौजूद हैं और उनकी मैग्नेटिक फील्ड हैं, वो रेंडमली ओरिएंटेड हैं। उनको अलाइन करने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी, मेहनत लगेगी इसकी फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो वो हमें अलाइन करना पड़ेगा। तो सॉफ्ट जो मटेरियल होते हैं वो बड़े तेज़ी से अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। उनमें इतनी ज़्यादा आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, वो मैग्नेटिक फील्ड आपने दी, वो खुद बहुत क्या हुआ, तेज़ी से अलाइन हो गए, ठीक है। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अब इस सॉफ्ट में क्या होता है, एक इसमें इसमें हमें फ़ायदा भी है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे वो स्ट्रांगली जल्दी जल्दी क्या हो गया, अलाइन हो गया और उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दे दी। और जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, रिमूव किया, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, तो वो क्या हो गए, अगेन डिसोरिएंट हो गए। यानी पहले जो पोजीशन थी ना डिसोरिएंट, ऐसे ऐसे कोई इधर है कोई इधर है, वो अपने क्या हुए, डिसोरिएंट भी हो गए, ये भी हो जाएगा। लेकिन सॉफ्ट में ये हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है उनमें क्या हो रहा होगा, जो आपके पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसमें ये चीज़ होगी कि जितने भी आपके पास मटेरियल है, उसकी एग्जांपल स्टील है, उसको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि उसके जो डोमेन्स हैं उनको अलाइन करने में, यानी अलाइन करने में वैसे रेंडमली ओरिएंटेड है, तो हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी अगेंस्ट इंटरनल फ्रिक्शन के। तो वो एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, तब जाके अलाइन होंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी आपने मैग्नेटिक फील्ड दी और वो अलाइन हो गए। आपको क्या करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, देर लगेगी इनको अलाइन होने में। और फिर क्या होगा, अलाइन हो गए तो अलाइन होने का मतलब है मैग्नेटाइज हो गए, इन सब की एक तरफ डायरेक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ गई, लाइक परमानेंट मैग्नेट बिहेव कर रहे हैं। और फिर जब हमने क्या किया, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हमने रिमूव कर दी, जो बाहर से हम दे रहे थे, वो हमने जैसे ही रिमूव की, तो जितनी भी इसके अंदर डोमेन्स थी वो डिसोरिएंट हो जानी है। बट इन केस ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, नाम से ये हमारे पास है, वो क्या होंगे, डिसोरिएंट इतनी आसानी से नहीं होंगे, बल्कि उनको टाइम लगेगा डिसोरिएंट होने में भी। यानी मैग्नेटिक फील्ड आपने रिमूव कर दी हुई, रिमूव करने पे क्या होगा कि अभी कुछ तो अलाइन है लेकिन कुछ डिसोरिएंट हुए, कुछ अभी भी अलाइन है, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या कर दी हुई है, रिमूव कर दी हुई है। तो इसका मतलब है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको दी, अलाइन भी थोड़ी देर से हुए और क्या हुए, डिसोरिएंट भी थोड़े से देर हुए। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, और इसको हम कहते हैं स्टील, इसकी एग्जांपल है, ठीक है। ये हो रहा था आपके पास। अच्छा, फिर साथ ही ये आपके पास डीमैग्नेटाइजेशन आप कैसे करेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन आप टेम्परेचर अप्लाई करने से करते हैं। आपको पता है थर्मल एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन तेज़ हो जाती है और फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, उसकी वजह से डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगी। और आपके पास एक है क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, आयरन के केस में मैंने आपको 750 बता दिया, ये वो टेम्परेचर है जिसमें मटेरियल फेरोमैग्नेटिज्म से क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिज्म बन जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या था, हमारे पास डोमेन्स थी जो भी हमने पढ़ी, ठीक है। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या थे, कोई डोमेन्स नहीं थी, उसके अंदर सिंपल डायपोल्स थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस टेम्परेचर पे अगर आप किसी आयरन को 750 डिग्री देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, उसका बिहेवियर फेरोमैग्नेटिक के बजाय पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, डोमेन्स ख़त्म हो जाएंगी। और ये तो हमने आयरन का बताया, लेकिन कोई भी मटीरियल जिस पे वो फेरो से पैरा में कन्वर्ट हो जाए, उस खास टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। तो ये आपका लेक्चर था आज का।